नमस्कार, मैं हूं अदिबा कुरैशी और आप देख रहे हैं SCN न्यूज। और आज के हमारे खास प्रोग्राम बातचीत में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी, हाल ही में राहुल गांधी का बयान आया है मसूद अजहर के ऊपर और उन्होंने मोदी जी पे भी आरोप लगाए हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम उसमें लिया है और कहा है कि बीजेपी मसूद अजहर को सपोर्ट करती है। तो इन सब विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति के लोग जो हैं वो राजनीति करते हैं, करते रहेंगे। आज भी राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको जब लोग झुठलाते हैं तो बुरा लगता है। क्योंकि मैं बहुत समय से इस फील्ड में हूँ और ये जो जिस घटना की आप बात कर रही हैं, जिसमें अटल जी की सरकार थी और मसूद अजहर को छोड़ा गया था, उस समय जो रियलिटी थी उसको लोग भूल के सिर्फ उस पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनको फ़ायदा दे। हकीकत ये है कि अघोषित तौर पे अटल जी की सरकार जब तक थी और उसके पहले का इतिहास, जिसमें कांग्रेस के भी 50 साल शामिल हैं, अघोषित नीति थी कि किसी के भी बेटे का, किसी नेता, किसी बड़े आदमी के बेटे, रिश्तेदार या उसके किसी करीबी का अपहरण हो जाता था तो सरकारें आतंकवादियों को छोड़ती थीं। सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आज़ाद, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी बेटी अभी चीफ मिनिस्टर रहीं जम्मू कश्मीर में, तो इन सब के अपहरण के समय कांग्रेस की सरकार ने ही आतंकियों को छोड़ा। बीपी सिंह की सरकार में छोड़े गए आतंकवादी, तो ये अघोषित नियम बन गया था। अब ऐसे में जब भारतीय विमान का अपहरण हुआ, उसमें 160 से ज़्यादा लोग बंधक बने हुए थे, तो एक पॉलिसी कहती थी नहीं, हम आतंकियों के आगे नहीं झुकेंगे। सरकार इस पर चलना चाह रही थी। ये मेरी अपनी जो हमने देखी है उस समय उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हुआ था एक्चुअल। ऐसे में जो जिनके परिवार के लोग उसमें बंधक थे, वो हर हाल में अपने लोगों को छुड़ाना चाहते थे। सबने आंदोलन शुरू कर दिया। अटल जी जहाँ रहते थे, रेस कोर्स रोड, जो अब लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, वहाँ पे धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। जो विपक्ष के नेता थे, सबने ये कहना शुरू किया, नहीं जी, उसके लिए जब रुबिया सईद के अपहरण के लिए आतंकियों को छोड़ा जा सकता है, सैफुद्दीन सोज के रिश्तेदार को छुड़ाने के लिए जब आतंकी छोड़े जा सकते हैं, ऐसे दर्जनों इंस्टेंस हैं, तो फिर आम आदमी जब बंधक बना है और वो भी 160, तो फिर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? विपक्ष के नेता हल्ला मचाने लगे। श्रीमती सोनिया गांधी इसकी अगुवाई करने लगी। ऐसे में सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ कि हमें आतंकियों को छोड़कर अपने लोगों को बचाने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और विपक्ष के दबाव में अटल जी ने ये फैसला किया। तो आप देखिए, उसमें उस समय की स्थिति, परिस्थिति और उसके पहले की अघोषित पॉलिसी को देखें तो उसमें अटल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उनको ब्लेम किया जाए। लेकिन उसके बाद इसी देश ने एक कानून बनाया कि अब हम जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। मतलब यदि किसी का भी अपहरण हो, वो कोई भी हो, नेता का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, या हम उसके लिए आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। तो उस चीज़ को जिस संदर्भ में राहुल जी पेश कर रहे हैं, मुझे लगता है राहुल जी देश को गलत चीज़ बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो वोटों की राजनीति के लिए कर रहे हैं। ऐसा था तो उसमें बराबर की गुनाहगार श्रीमती सोनिया गांधी भी थी और दूसरे विपक्ष के नेता भी थे। तो कुल मिला के माना जाए तो ये वोटों की राजनीति चल रही है। सर, एक और अभी आ रहा है कि चीन ने वीटो पावर लगा के मसूद अजहर को एक बार फिर बचा लिया, आतंकवादी घोषित होने से फिर बचा लिया गया। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? चीन ऐसा क्या सोच रहा है, क्या सोच समझ के कर रहा है, आपको क्या लगता है? इसमें बहुत कुछ इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत साफ गोई है। चीन और भारत दो प्रतिस्पर्धी मुल्क हैं, कंपेटिटर्स हैं। चीन का अपना हित है, भारत का अपना हित है। मसूद अजहर को वो नहीं बचाएगा तो पाकिस्तान से उसके रिश्ते खराब होंगे।
जिसमें उसके लगभग 60 बिलियन डॉलर, 60 अरब डॉलर, इतनी इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान की, इतना इन्वेस्टमेंट उसका हो रहा है। अगर वो नहीं बचाता है मसूद अजहर को तो पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़ेंगे। उसका तो 50 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो दाव पे लग जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कई लोगों ने साफ साफ स्वीकार किया है और सच भी है कि चीन जो है हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अब दुश्मन नंबर 1 हमारा इसलिए है कि हमारी और उसकी इकोनॉमी का साइज जो है वो बहुत पास पास है। वो दूसरे नंबर की इकोनॉमी, हम 5वें नंबर पे हैं। दूसरी चीज़, आबादी के हिसाब से हम ही उसको कम्पीट करते हैं, साइज में भी हम उसको कम्पीट करते हैं। हमारा जो इतिहास है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। हम जंगें लड़ चुके हैं और हम हारे हैं, वो जीता है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन हमारी उसके कब्जे में है। हमारे बीच दोकलाम भी हो चुका है। ऐसे में जब हम कह रहे हैं कि वो हमारा इनेमी नंबर 1 है, तो वो भी तो हमें अपना इनेमी ही मानता है। जब हमें वो इनेमी मानता है तो हमारे हित में तो वो फैसले करेगा नहीं। वो तो किसी न किसी देश को उकसाएगा कि भारत के खिलाफ कुछ कुछ करते रहो ताकि वो स्थिर रहे। वो स्थिर ना हो पाए, वो डिस्टर्बेंस हो। तो कोई भी देश जो भारत के खिलाफ काम करेगा जिसमें चीन की सीधी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो उसको प्रश्रय देगा। ये एक सोचने की चीज़ है। दूसरा, उसके पास वीटो पावर है। उस वीटो पावर के कारण हम विश्व समुदाय में हम नहीं करा पाएंगे, रेजोल्यूशन पास नहीं करा पाएंगे तब तक जब तक चीन इसी आतंकवाद का शिकार ना होने लगे। उसको समझ में तब आएगी ये बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये था हमारा आज का खास इंटरव्यू। इसी तरह के तमाम खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए SCN न्यूज़। धन्यवाद।